नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का विधिक परिचय यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड से रिलेटेड एक ऐसे प्रश्न को जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो है यह भूमि से संबंधित विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो एडवोकेट रेवेन्यू कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही एलएलबी के पाठ्यक्रम में भी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता को पढ़ाया जाता है, जिससे उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। उसी के अंतर्गत मैं आज बात करने वाला हूँ रेवेन्यू बोर्ड के बारे में। क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड जो है वो एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है जो भूमि से रिलेटेड विवादों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये चूंकि भूमि से संबंधित विवादों को निपटाने में ये रेवेन्यू कोर्ट के रूप में जो अंतिम अथॉरिटी है वह रेवेन्यू बोर्ड होती है, और उसी अंतिम अथॉरिटी को रेवेन्यू बोर्ड को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि रेवेन्यू बोर्ड क्या है, रेवेन्यू बोर्ड का गठन कैसे होता है और रेवेन्यू बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त होने की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत एलएलबी के पाठ्यक्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पेपर्स में पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको इस प्रश्न की ओर आपकी दृष्टि करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें और इसको समझते हुए ही आप अपने पेपर में लिखें, जिससे बहुत उपयोगिता सिद्ध होगी। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में राजस्व मंडल के गठन की बात यहाँ की जा रही है। कौन से मंडल के गठन की बात की रही? राजस्व मंडल के गठन की बात की जा रही है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राजस्व मंडल के गठन की परिभाषा कहाँ दी है। तो जब हम उसको अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि सेक्शन 2 में बोर्ड के रूप में, किसके रूप में? बोर्ड के रूप में या मंडल के रूप में राजस्व मंडल के गठन की बात की गई है। तो वहाँ सेक्शन 2 में बताया गया बोर्ड या मंडल का मतलब होता है राजस्व मंडल। ठीक है, तो बोर्ड का मतलब क्या होगा? यहाँ राजस्व मंडल होगा। तो सेक्शन 2D में राजस्व मंडल के बारे में बताया गया है और इसकी गठन की प्रोसेस सेक्शन 2D में बताया। बोर्ड का मतलब राजस्व मंडल होगा और जिसका गठन सेक्शन 3 में किया गया। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग बोर्ड का मतलब राजस्व मंडल जिसका गठन सेक्शन 3 में किया गया। अब हम बात करते हैं कि इसका गठन कैसे होता है, राजस्व मंडल का गठन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं उसके गठन या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सेक्शन 3 में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें कि राजस्व मंडल के गठन के बारे में चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक इसके सारे प्रोविजन बताए गए हैं राजस्व मंडल के बारे में। तो हम देखेंगे कि चैप्टर 3 में गठन के बारे में बताया गया है। तो इसमें कहा गया कि प्रदेश में एक राजस्व मंडल होगा। तो प्रदेश में कितने राजस्व मंडल होंगे? एक राजस्व मंडल होगा। क्योंकि ये एक मध्य प्रदेश में एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश में कितने राजस्व मंडल होंगे? एक राजस्व मंडल होगा। इसका गठन कौन करेगा? तो इसका गठन करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो प्रदेश में एक राजस्व मंडल होगा जिसका गठन कौन करेगा? राज्य सरकार इसका गठन करेगी। ठीक है, फिर ये मंडल जो है राजस्व मंडल है किनसे मिलकर बनता है? तो मैं आपको बता दूं राजस्व मंडल एक अध्यक्ष से मिलकर बनता है और 2 या 2 से अधिक सदस्य इसमें होते हैं। क्या कहा? राजस्व मंडल में एक अध्यक्ष होगा और 2 या 2 से अधिक सदस्य होंगे। मतलब राजस्व मंडल में एक अध्यक्ष तो परमानेंट होगा और उसमें सदस्य की बात करें तो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। मतलब सदस्य कितने भी हो सकते हैं, वो 2 से अधिक यहाँ कंपल्सरी बताया गया कि 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा कि जो राजस्व मंडल का गठन राज्य सरकार करती है, इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 या 2 से अधिक सदस्य होंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि राजस्व मंडल का प्रमुख स्थान कौन सा है। तो सेक्शन 3 में हमने राजस्व मंडल के गठन के बारे में देखा। फिर बात करते हैं कि राजस्व मंडल का प्रमुख स्थान कौन सा होगा, प्रधान स्थान कहाँ होगा, प्रिंसिपल सीट कहाँ होगी। तो सबसे बड़ी बात आती है कि राजस्व मंडल का जो प्रधान सीट है, प्रिंसिपल सीट है, वो ऐसे स्थान पर होगी जहां राज्य सरकार
निर्धारित करें, मतलब यदि उसके प्रधान स्थान की बात करें तो ऐसे स्थान पर होगी जहां राज्य सरकार निर्धारित करे, मतलब राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा निर्धारित करे ऐसे स्थान पर उसका प्रमुख स्थान होगा। बट यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी कहाँ है, तो मैं आपको बता दें कि राजस्व मंडल जो है इसकी प्रमुख सीट ग्वालियर में है। ठीक है, बहुत याद रखने वाली बात है कि राजस्व मंडल की प्रमुख सीट कहाँ है, ग्वालियर में है। फिर क्या राजस्व मंडल किसी अन्य स्थान पर मीटिंग कर सकता है, अन्य स्थान पर बैठ के कर सकता है? तो इसके संबंध में एक्चुअली क्या होता है कि स्टेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी कभी यदि किसी मामले को सुलझाने के लिए राजस्व मंडल ये चाहता है कि हम किसी अन्य स्थान पर इसकी मीटिंग रखें, तो क्या वो कर सकता है? तो इसमें बताया गया कि हाँ, सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि राजस्व मंडल अन्य स्थान पर बैठक भी कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है और राज्य सरकार जो है जो मंडल के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद मंडल के अध्यक्ष से परामर्श के द्वारा निर्धारित करता है। अर्थात राज्य सरकार मंडल का जो अध्यक्ष है उससे परामर्श लेगा और उस परामर्श के आधार पर नोटिफिकेशन जारी करेगा और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर मीटिंग या बैठकें हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है कि भाई राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त होने की क्वालिफिकेशन क्या है। भाई अध्यक्ष और सदस्य तो कौन व्यक्ति होगा जो राजस्व मंडल के में सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकेगा, बहुत आईएमपी है। इसके बारे में सेक्शन 5 में बताया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के सेक्शन 5 में इसमें बताया गया है कि मंडल के सदस्य की नियुक्ति की अर्हताएं, मतलब यदि कोई व्यक्ति मंडल में सदस्य के रूप में नियुक्त होना चाहता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले तो बता दें कि मंडल के सदस्यों की, अध्यक्ष की, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। लेकिन अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ बहुत अच्छी सोचनीय विषय है। इन्होंने कहा कि मंडल के सदस्य की नियुक्त होने की अर्हताओं को इन्होंने 2 कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र हो, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हताएं रखता हो, मतलब जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कैपेबल है, तो वही व्यक्ति जो होगा वो मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की उसकी क्वालिफिकेशन हो, तभी वो मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि सबसे पहले तो वो राजस्व अधिकारी हो। पहला पॉइंट क्या है, राजस्व अधिकारी हो, राजस्व अधिकारी हो। उसके बाद दूसरा कहा गया कि राजस्व अधिकारी हो लेकिन कलेक्टर रैंक से नीचे का ना हो, मतलब राजस्व अधिकारी होना चाहिए। इसी में ऐड करेंगे कलेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब कलेक्टर रैंक हो सकता है, उससे ऊपर का हो सकता है। तीसरा 5 साल का राजस्व अधिकारी के रूप में अनुभव। तो मतलब इसमें 3 चीजें होना जरूरी है। पहला तो रेवेन्यू ऑफिसर हो, कलेक्टर रैंक के नीचे का ना हो, और तीसरा उस व्यक्ति ने रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में 5 साल तक का कार्य कर लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है मंडल के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तो ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, पहला तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र हो, दूसरा कोई रेवेन्यू ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्टर रैंक के नीचे का ना हो, और तीसरा उसने कम से कम 5 साल का उसे अनुभव हो, तो वही व्यक्ति मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। ठीक है, इसके बाद उसकी सेवा एवं शर्तें क्या होंगी, तो मंडल के सदस्यों की सेवा एवं शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इनको वेतन क्या मिलेगी, तो मंडल के सदस्यों की वेतन वही होगी जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाए, वो उसको वेतन प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आया। तो सेक्शन 5 में मंडल के सदस्यों की अर्हताएं बताई हैं एवं सेवा एवं शर्तें क्या होंगी, तो सेवा एवं शर्तें वही होंगी जो समय समय पर निर्धारित की। फिर बात करते हैं कि सेक्शन 6 में मंडल के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात की है। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि मंडल के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस, सैलरी एवं अलाउंसेस जो हैं, वेतन एवं भत्ते हैं, वो क्या होंगे, तो मंडल के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाए, वही वेतन एवं भत्ते होंगे। फिर बात आती है कि मंडल जो है अपनी, मंडल के पास
कौन कौन सी शक्तियां होंगी, वह किन किन शक्तियों का उपयोग कर सकेगा, वह कौन सी अधिकारताओं का प्रयोग करेगा। तो इन्होंने सेक्शन 7 में मंडल को अधिकारता के प्रयोग के बारे में बताया है कि मंडल किस अधिकारता का प्रयोग कर सकेगा, कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, सोचने वाले, मतलब आपको याद रखने वाले पॉइंट है 3 पॉइंट। पहला कहा कि मंडल जो है उसे इस संहिता में, इस कोर्ट में जो भी पावर दिए गए हैं वो उस पावर का प्रयोग मंडल के द्वारा किया जाएगा, मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। दूसरा ये कहा गया कि यदि किसी अन्य अधिनियम में, मतलब इस अधिनियम के अलावा किसी अदर एक्ट में मंडल के सदस्यों को कोई पावर दिया गया है तो वो भी उन शक्तियों का प्रयोग भी, उन कार्यों को भी वो कर सकेगा। तीसरा कहा गया कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार समय समय पर नोटिफिकेशन निकाल के, नोटिफिकेशन जारी करके यदि वो अपेक्षा रखती है कि मंडल के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा यदि निकाला जाता है तो क्या होगा कि वो सब इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। अर्थात मंडल जो है, मंडल इस अधिनियम के अधीन, किसी अन्य अधिनियम के अधीन या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई नोटिस जारी होता है तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। अब आते हैं मंडल के सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में पूछा गया है, सेक्शन 8 में बताया है मंडल की अधीक्षण संबंधी शक्तियां, मतलब मंडल जो है वो किस पर अपना अधीक्षण कर सकेगा, उसके सबऑर्डिनेट कौन कौन होगा। तो इसमें जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत 1959 के अंतर्गत 19 रेवेन्यू ऑफिसर्स को बताया गया है। तो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं सब मंडल के सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब मंडल के अधीन होंगे, राजस्व मंडल के अधीन होंगे। और जो प्राधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन मामलों को सुनवाई कर रहा है, मामलों का विचारण कर रहा है, तो वो सभी के सभी किसके अधीनस्थ होंगे, मंडल के अधीनस्थ होंगे। मंडल यदि उसको आवश्यक समझता है तो उससे और कार्यवाही के संबंध में अभिलेख अपने पास मंगा सकेगा। अर्थात मंडल क्या है, राजस्व मंडल क्या है, राजस्व मंडल जो है वो सभी राजस्व अधिकारियों का सुपीरियर है, मतलब वो सब सारे राजस्व अधिकारी किसके अधीन है, मंडल के अधीन है। तो इसी मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्व मंडल क्या है, अर्ध न्यायिक संस्था है जो रेवेन्यू बोर्ड को, जो रेवेन्यू के मामलों को निपटाने की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अंतिम फाइनल मामला वहीं राजस्व मंडल के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अधीक्षण संबंधी शक्तियां बता दी। तो अधीक्षण संबंधी तो जितने भी प्राधिकारी हैं सभी प्राधिकारियों पर राजस्व मंडल की शक्ति होगी, मतलब सभी प्राधिकारी राजस्व मंडल के आदेश को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर आता है कि यदि मान के चलिए जब यदि कोई मामला राजस्व मंडल के पास जाता है तो राजस्व मंडल उनको कैसे सुनेगा। तो सेक्शन 9 में इसके बारे में बताया गया है कि यदि कोई मामला राजस्व मंडल के पास जाता है और यदि मामला अंतिम सुनवाई के लिए है, इसके लिए या अंतिम सुनवाई के लिए है या अंतिम निराकरण के लिए है, तो मामले को खंडपीठ द्वारा सुना जाएगा। खंडपीठ मतलब ये कि कम से कम 2 राजस्व मंडल में न्यायालय के रूप, न्यायाधीश के रूप में 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है। सिंगल पीठ नहीं सुनेगा, खंडपीठ सुनेगा, मतलब कम से कम 2 मेंबर्स का होना अनिवार्य है। तो यहाँ यदि अंतिम सुनवाई हो या निराकरण हो तो ऐसा क्या किया जाएगा, इसमें खंडपीठ के द्वारा सुना जाएगा, ठीक है। यदि मामला अंतरिम में, इंटरिम में, देखो ऊपर बताया कि यदि मामला फाइनल है तो खंडपीठ के द्वारा सुनाया जाएगा, और यदि मामला इंटरिम है, इंटरिम है मतलब कि अभी उसके और आगे कार्रवाई की जानी है, इंटरिम एप्लीकेशन की गई है कि इंटरिम स्टे, जैसे स्टे प्राप्त करना है या कोई इंटरिम आदेश प्राप्त करना है, तो वहां इंटरिम आदेश के लिए एकल पीठ, सिंगल पीठ के द्वारा सुना जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो ये इस तरीके से यहाँ रेवेन्यू को, जो राजस्व मंडल है वो फाइनल निपटारे के लिए खंडपीठ के द्वारा सुना जाता है, और इंटरिम निपटारे के लिए जो है वो एकल पीठ के द्वारा सुना जा सकता है। मतलब यदि 2 जज नहीं है या 2 या 2 से अधिक नहीं है तो वहाँ इंटरिम के लिए 1 जज ही पर्याप्त है, एक अपना यहाँ रेवेन्यू सदस्य, रेवेन्यू मेंबर जो है वो उसको सुन सकता है। अब बात करते हैं कि मान के इस अधिनियम के लागू होने के पहले यदि मामले
किसी अन्य बोर्ड के पास लंबित थे और जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ तो वो रेवेन्यू बोर्ड के रूप में बन गया। तो फिर क्या होगा, तो यदि कोई मामले जो इस अधिनियम के लागू होने के पहले कोई बोर्ड था तो वो सारे के सारे मामले रेवेन्यू बोर्ड के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि राजस्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत मामलों को सुलझाने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी रेवेन्यू बोर्ड होती है। रेवेन्यू बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है, 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं। ऐसे प्रधान स्थान राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मंडल के सदस्य के रूप में वही व्यक्ति बन सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो या कोई राजस्व अधिकारी जो कलेक्टर रैंक से नीचे का ना हो और उसे 5 वर्ष का अनुभव हो। और मंडल के अंतर्गत सभी राजस्व अधिकारी जो हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो मंडल के अधीनस्थ होंगे। इस तरीके से ये मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू बोर्ड क्या है, राजस्व मंडल क्या है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे ही मैं आपको समय समय पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा और इसलिए आगे की प्रश्नों की श्रृंखला को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। विधिक परिचय चैनल जो है आपको समय समय पर विधि से संबंधित जानकारियाँ प्रस्तुत करता रहेगा। अपना प्रेम वात्सल्य बनाए रखिए, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।